Okay. So in last class, I have explained you why writing minutes of meeting is important and अपन त्यावेळेस देखा हमने उसमें देखा कि मिनट्स ऑफ मीटिंग में क्या क्या चीजें नोट डाउन करनी होती है वो कैसे लिखा जाता है और उसको बाद में ईमेल के थ्रू आप या लेटर्स के थ्रू सबको भेजते हो सो this is a very important point. So I have told you, even if you want, you can go and read more about it on Google. And if you have any doubts, you can ask. बट ट्रस्ट मी आगे जाके ये चीजें आपको करनी पड़ेगी. आप जब जॉब में जाओगे तब आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखने पड़ेंगे. तो हमने एजेंडा कैसे सेट करना है वो देखा, मिनट्स ऑफ मीटिंग देखे, हाउ टू राइट मिनट्स ऑफ मीटिंग. यहाँ पे हमने स्टॉप किया था. वी हैव सीन ऑल दिस पॉइंट्स एंड देन वी हैव स्टॉप्ड आवर लेक्चर. सो हमने देखा कि ये सारी चीजें उसमें आती है जब आप मिनट्स लिखते हो. अभी नॉर्मली मिस्टेक्स कहाँ होती है, राइट? व्हेन यू आर राइटिंग अ मिनट्स ऑफ मीटिंग तो उसमें नॉर्मली मिस्टेक्स कहाँ होती है. तो फर्स्ट इज कोरम डॉक्यूमेंट नहीं होता है, यानी जितने मिनिमम लोग चाहिए. कोरम मतलब होता है कि नंबर ऑफ पीपल, मिनिमम प्रेजेंटीज. जायचं 1 महिना करायचं 1 महिन्यात तेवढे पैसे. ओके. सो नॉर्मली द प्रॉब्लम इज कि इफ यू आवाज लहान कमी येतो, ऐकू येत नाही. आता येतोय? नाही येते अजून? थांब. नाही, अजून बारीकच येतो. बर 1 मिनिट. Now it's audible. Ma'am, your voice is little bit low. Still it's low now. Yes, ma'am. Now it's okay, audible. Can you hear everyone? And we can hear you, but your voice is little bit low. Okay, because I've tried my maximum connection. I don't know what's the problem today. Okay, let me again see on this. Okay. Now tell me how it is. It's okay? Now, okay, ma'am. Okay. Okay. So last time we have seen how to write the minutes of meeting. So today we are going to see what are the mistakes. So what mistakes commonly do happen when the person is writing a minutes of meeting. So first thing is um, when there is no minimum people present. I mean when you don't follow the quorum, means अगर वहाँ पे जितने minimum लोग बोले हैं कि इस मीटिंग में कम से कम इतने लोग चाहिए और अगर वो लोग प्रेजेंट नहीं होते या स्पेसिफिकली कुछ लोगों की अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर वो लोग वहाँ नहीं है तो उससे भी काफी चीजें प्रॉपरली डिस्कस नहीं हो पाती और फिर आपको उसके मिनट्स लिखने में इश्यू हो जाता है बिकॉज नथिंग इज गेटिंग डिस्कस्ड प्रॉपरली. सेकेंड इज एम्बिगियस डिस्क्रिप्शन, यानी
किसी भी चीज पे अगर प्रॉपर डिस्क्रिप्शन नहीं हुआ या डिसिजन नहीं हुआ या सब चीजें ऐसे ही अधांतरित राहिलं सगळं डिस्कशन, तर मग त्याच्यावर पण तुम्हाला मिनिट्स लिहायचा प्रॉब्लेम येतो किंवा शायद आपसे गलती से कुछ अलग मिनिट्स लिखे जा सकते हैं. Lengthy delay in providing minutes of meeting. That means sometimes when there is a lot of delay, when somebody is trying to provide the minutes of meeting, मतलब normally minutes of meeting जब बनाते हैं तो the moment meeting खत्म हो जाती है उसके बाद आप इमीडिएटली जाके उसके मीटिंग्स में मिनट्स बनाते हो, वो टाइप करते हो, सैंक्शन करवा लेते हो और हार्डली 1 या 2 दिन में आप सबको वो सर्कुलेट कर देते हो. लेकिन अगर आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और आपने ये जल्दी नहीं किया तो ये हो सकता है कि people may miss on the information, they may proceed with the reports and they may not follow the things that were discussed in the meeting because you are being late to send the minutes. तो ये चीज हो सकती है. अप्रूवल में लेट हो सकता है, अगर आपके सीनियर्स अवेलेबल नहीं है, आपसे अप्रूवल में डिले हो रहा है तो उसकी वजह से भी डिले हो सकता है. फाइलिंग नहीं की है, देन फेलिंग टू गेट डॉक्यूमेंट signed so they serve as an official. So these are the common mistake. Apart from this, if you think when somebody is writing a minutes of meeting तो क्या हो सकता है, a person is not attentive, right? A person is not paying attention towards the meeting that is happening, so naturally he is not going to listen to all the discussion that is being there. तो इसकी वजह से आपको properly समझेगा नहीं कि क्या discussion हुआ. दूसरा ये हो सकता है कि आपको खुद उस टॉपिक्स के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो यू आर नॉट एबल टू कंक्लूड ऑन द करेक्ट पॉइंट्स एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आपको मिनट्स में लिखना है. तो इसकी वजह से भी ये ऐसे रॉन्ग मिनट्स हो सकते हैं. सो देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस. सो ऑलवेज रिमेम्बर, यू ऑलवेज नो द एजेंडा कि मीटिंग का एजेंडा क्या है. अगर कभी ऐसे हुआ कि फॉर एग्जाम्पल ओमकार को बोला कि तुम्हें आज ये एजेंडा है मीटिंग का और इसके मिनट्स तुम्हें लिखने हैं, पर जो एजेंडा डिस्कस होने वाला है उसके बारे में ओमकार को ज्यादा नॉलेज है ही नहीं. ही इज नॉट अवेयर ऑफ मेनी थिंग्स अबाउट दैट पर्टिकुलर एजेंडा. तो ऐसे टाइम पे इट इज बेटर टू बी एक्सप्रेसिव एंड टेल देम कि भाई मुझे खुद इतनी आइडिया नहीं है तो मुझे पता नहीं मैं प्रॉपरली मिनट्स लिख पाऊंगा कि नहीं. सो दैट इज अगेन अ बेस्ट वे टू show them that you are not well versed with the ideas of that agenda. So this could be the mistakes in the minutes. Okay, so next point that we are going to see is the email writing. Okay, emails we have seen previously also in our communication lesson जिसमें हमने emails के बारे में काफी डिटेल में पढ़ा था. We have seen lot of things what may go wrong, how it should be and all. I have shown you आई गेस ईमेल राइटिंग में अभी भी दिखाती हूँ आपको मेल पे कि कैसे कंपोज में जाके उसको लिखते हैं. आपने लिखे भी होंगे शायद, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने कभी भी ईमेल नहीं लिखा है. तो 6 स्टेप्स फॉर राइटिंग प्रोफेशनल emails. Now, how to write a professional email? Many times students write emails, but they don't write it professionally correct. Okay. So first thing is you need to identify your goal. मतलब सबसे पहली बात ध्यान रखना, जब भी आप ईमेल लिखते हो प्रोफेशनली तो आपको पता होना चाहिए कि आप ईमेल क्यों लिख रहे हो, राइट? और क्या करना है, आपको इंफॉर्मेशन देना है, कोई चीज आपको क्लाइंट से सैंक्शन करवानी है, क्या करना क्या है, किस लिए मेल लिख रहे हो, आप थैंक यू बोल रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो, किस लिए मेल लिख रहे हो, ये चीज आपको पता होनी चाहिए. देन आप किसको लिख रहे हो उसके ऊपर आपकी लैंग्वेज डिपेंड करेगी. देन उसको छोटा रखना है, यू हैव टू ऑलवेज राइट अ कंसाइज ईमेल, डोंट मेक इट अ वेरी बिग डॉक्यूमेंट. और अगर बहुत लेंदी कंटेंट है तो नॉर्मली यू शुड राइट इट ऑन अ वर्ड file and attach it to your email, but don't write everything on the email के पेज पे सब मत लिखो. And nobody has that much time. Only if you see the tendency लोगों की, तो whenever you lengthy message है तो अगर आपको बहुत lengthy दिखता है तो naturally you just don't go ahead and read it. So same thing happens with email.
so you have to keep it concise. Proofread it before you send it. Use proper etiquette. email etiquette जो थे हमने communication में देखे थे कि आपकी language respectable होनी चाहिए, concise होना चाहिए, salutations proper होने चाहिए, right? shortcuts नहीं लिखने हैं आपको उसमें, फिर आपको कोई भी ऐसे स्लैंग लैंग्वेज यूज नहीं करनी है. तो ये जो प्रॉपर एटिकेट है ईमेल्स के, ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू फॉलो and remember to follow. So these are the general steps that you we write while writing the email. Now this is just an example I have put to say ki show you how mistakes can happen. Okay, topic is very weird, but then we'll see the writing technique. Okay, thanks for the snakes you sent. I'm sorry to say that two were dead. Send more soon, please. Talk to you all later. Now, does this first mail that is in red, does it sound professional? नहीं. अगर आप पढ़ते हो तो लगता है किसी ने किसी दोस्त को लिखा है. लगता है ना, ये जो टॉक टू यू आर लेटर या फिर जिस तरीके से लिखा है, इट साउंड्स लाइक समबडी हैज रिटन इट टू देयर फ्रेंड. इट डजंट साउंड लाइक किसी प्रोफेशनल वे से लिखा हुआ है. Isn't it? So always remember, आपकी लैंग्वेज प्रिटेंड करेगी कि आप प्रोफेशनली लिख रहे हो या फिर आप बहुत कैजुअल वे से लिख रहे हो, और उसकी उसी तरीके से आपको सामने से रिस्पॉन्स आएगा. तो इसमें शॉर्टकट्स है. प्लीज को PLZ लिखा है, आई एम सॉरी, राइट. देन बहुत शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंसेस भी डाले हुए हैं. तो नोट प्रॉपर डिटेलिंग इज गिवन अबाउट वॉट एवर इज बीइंग सेड. सो नाउ सी द राइट वन. थैंक यू फॉर योर शिपमेंट ऑफ द 4 बॉल पाइथन्स टू आवर स्टोर. अभी ये कोई स्टोर लिख रहा है जहाँ पे ऐसे स्नेक शायद वो लोग सेल करते हैं या फिर किसी चीज के लिए यूज करते हैं. Pets alive on March 2, 2015. Unfortunately, two of the snakes appear to have been hurt during the delivery and were deceased when I opened the snake crate. I would like for you to send two replacement snakes as soon as possible. Please email me or call the store with further questions or to make arrangements for a new shipment. Right? So, चीज वही है, बात वही है, लेकिन राइटिंग स्टाइल हैज मेड इट लुक कैजुअल एंड राइटिंग स्टाइल हैज मेड इट लुक फॉर्मल. राइट. सो इनफॉर्मल और फॉर्मल ये चीजें सिर्फ आपकी राइटिंग स्टाइल से आप उसको फॉर्मल बना सकते हो. तो कंटेंट वही होता है, बस उसको फॉर्मल बनाना होता है. सो दैट इज व्हाट यू शुड लर्न व्हेन यू आर राइटिंग अ ईमेल. ओके. नाउ इसमें भी देखो गलतियां है ये ईमेल में. We'll deliver the signed contract on Monday. अभी कॉन्ट्रैक्ट का स्पेलिंग कॉन्टैक्ट कर दिया. On Monday, April 2. ये Monday, April 2 जो लिखा है उसमें क्या गलती है बोलो, if somebody can find out. Yes. Anybody? किसी ने आंसर दिया था क्या? I didn't hear properly. 2 अप्रैल चाहिए वहाँ पे, अप्रैल 2 Okay. नहीं चाहिए. Okay. मंडे 2 अप्रैल 2021 वॉट जो रहेगा ऐसा And चाहिए. there should be a comma after Monday. यस Right? So वो Monday के बाद ग्रामरली में आ जाता. हाँ ग्रामरली में आ जाता है. सो मंडे के बाद कॉमा चाहिए. एंड देन हमेशा जब भी आप डेट डालते हो तो वो कैसी होती है, 2 अप्रैल 2021. सो फर्स्ट डे आता है, फिर मंथ आता है और फिर ईयर आता है. दैट इज अ राइट वे. क्योंकि जब आप बैक डेटेड जाके इसको देखोगे तो ये कौन सी साल में भेजा है भाई, अप्रैल टू कौन सा अप्रैल टू. राइट. सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक ऑन इन द प्रोफेशनल राइटिंग कि आपको प्रॉपरली लिखना होता है. If you all have any questions, please don't hesitate to reach out to Alice or myself. Right? तो मी लिखना है वहां पे myself लिखा. So these are some minor mistakes. लेकिन ये minor mistakes आपका professionalism पे question करते हैं. Right? So whenever you are in a professional environment, they will question you. यही बंदे को spelling तक नहीं आती, बंदे को कॉमा क्या करना है पता नहीं, बंदे को डेट ठीक से लिखनी नहीं आती है. And these will be the minute things which people will always try to point out and show that how inefficient you are. So try to be more and more observant and try to use a correct way of writing emails. इसके लिए ना खुद आप ना क्या क्या करो, डेली कोई ना कोई एक सिंपल सा आप अगर गूगल पे डालते हो ना कि ईमेल राइटिंग टॉपिक्स, तो कोई भी फॉर्मल या फॉर्मल ईमेल राइटिंग टॉपिक्स ऐसे डालो तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स आ जाएंगे.
तो उसमें से कोई भी टॉपिक लो और उसके लिए कोई भी एक ईमेल डिजाइन करो. तो by writing these things continuously, this will help you to, and you can inter मतलब एक दूसरे का आप चेक कर सकते हो आपके फ्रेंड्स में भी. तो that will help you to develop your those writing skills on the formal way कि कैसे formal email लिखते हैं. So this is how the email writing is done, and that is how you write it in a formal way. Now example अगर हम देते हैं कि suppose you want to write an email for application of लीव एप्लीकेशन करनी है आपको, या फिर अभी चलो ले लो कि ये कोविड हो रहा है एंड यू आर वर्किंग इन ऑफिस, बट अभी जो 4 बजे का टाइम हो गया है तो आपको ऑफिस में ईमेल भेजना है कि बिकॉज द टाइम शेड्यूल इज चेंज गवर्नमेंट की रूल की वजह से, तो मे बी अराउंड 3:30 को यहाँ से निकलूंगा, तो मेरा टाइम जो चेंज होगा उसका प्लीज आप नोट करो इन्फॉर्मेशन. तो कैसे ड्राफ्ट करोगे बोलो इसको आप. 2 मिनट सोच के कोई बोल सकता है कि आपका टाइमिंग सपोज 9 to 5 है, लेकिन 4 बजे के लॉकडाउन की वजह से आपको 3:30 बजे ही निकलना है, ये आप अपनी ऑफिस को इन्फॉर्म कर रहे हो, सो दैट जब भी वो आपका सैलरी देखेंगे तो उनको पता होगा कि आपने नोटिफाई किया था हमने. तो हाउ विल ड्राफ्ट सच काइंड ऑफ. हेलो मैम. यस. बताओ क्या. हाँ बोलो ना, वेटिंग. ऐसा लिखूंगा, वॉट एवर मैनेजर रहेगी और HR. हेलो XYZ, this is Advait. I'm working in this department. So due to the lockdown time, so क्या मुझे आप ये कर सकते हो क्या, जल्दी रिलीज कर सकते हो क्या वर्क से विद बिफोर 5. हाँ. Okay. So what you can say is, थैंक्स एंड रिगार्ड्स. as per the new. Yes. Yes, Mayuri, you want to say? मयुरी सांगायचंय का? Okay. Anybody else? Roshni? Okay. So what Advait said, how can we make it more professional is, what he said, I am Advait, so and so I'm working in this XYZ department of your company. Uh, एज पर द न्यू, तो अभी उसके बाद वो फुल स्टॉप देगा, फिर लिखेगा एज पर द न्यू रेगुलेशंस पास्ड बाय गवर्नमेंट रिगार्डिंग COVID-19 या फिर डेल्टा वेरिएंट. सो देयर इज अ चेंज इन द लॉकडाउन टाइमिंग. So I would like to request you to please take a note of my change time. So I will be coming from this AM to, I will be working from this time to this time. So काइंडली टेक अ नोट ऑफ दिस. या फिर वो जो बोला कि ऑन द बिकॉज ऑफ दिस रीजन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रिलीव मी अर्ली सो दैट आई कैन रीच होम बिफोर द लॉकडाउन पीरियड बिगिंस. ओके. सो काइंडली रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल. थैंक्स विथ वार्म रिगार्ड्स अद्वैत. आया समझ में? तो इसी टॉपिक को हम लोग थोड़ा सा लैंग्वेज पोलाइट रखें, उसमें काइंडली वर्ड यूज करें, थैंक यू वर्ड यूज करें, आई विल हाईली अप्रिशिएट वर्ड, इस टाइप के वर्ड जब आप यूज करते हो तो इसकी वजह से वो फॉर्मल लगता है, रिस्पेक्टेबल लगता है, एंड द वे यू आर जस्ट पुटिंग द वर्ड्स विल क्रिएट इट मोर फॉर्मल, राइट? सो दिस काइंड ऑफ रैंडम टॉपिक्स आप ले लो और उसके ऊपर से ऐसे ही यू जस्ट ट्राई टू डिजाइन डिफरेंट ईमेल्स दैट विल श्योरली हेल्प यू टू डेवलप दैट थिंकिंग, राइट? कि कैसे फॉर्मली ईमेल्स लिखे जाते हैं. मिनट्स ऑफ मीटिंग, एजेंडा, ईमेल राइटिंग, ये चीजें ना आप किसी भी जॉब में जाओ आपको करना ही है, आपको करना ही है. बाकी की चीजें शायद आप करो नहीं करो, आप किसी को लेटर ऑफ अप्रिशिएशन लिखो नहीं लिखोगे, या फिर कभी ऑफर लेटर निकालोगे नहीं निकालोगे, वो मुझे पता नहीं, लेकिन ये चीजें जो है ना वो आप 100% करने वाले हो.
तो इसकी जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस रखो या फिर ध्यान में रखो ये सारे कॉन्सेप्ट्स, so that it will help you when you are actually working in the professional environment. Okay, so इसके बाद जो है आपकी सिलेबस में सारे देयर आर डिफरेंट पॉइंट्स लाइक डिफरेंट लेटर ऑफ अप्रिशिएशन, लेटर ऑफ कंग्रेचुलेशंस ऐसे है. ओके, नाउ लेटर ऑफ अप्रिशिएशन क्या होता है? जब किसी एम्प्लॉय को या किसी को भी किसी चीज के लिए अप्रिशिएट किया जाता है, दैट पर्सन्स वर्क इज बीन अप्रिशिएटेड, इट हैज बीन वेरी गुड, इट हैज बीन वेरी बेनिफिशियल. सो आपको कब लगेगा ये? जब आप मैनेजरल पोस्ट पे जाओगे, जब आप टीम लीड पे पोस्ट पे जाओगे, तब आपके अंडर के जो लोग जो है वो जब अच्छा काम करेंगे, तो दैट इज द वे यू कैन अप्रिशिएट देम. एंड ऑलवेज रिमेम्बर, आप एमबीए स्टूडेंट्स हो तो बाय डिफॉल्ट आप लोग एक मैनेजरल लेवल तो जल्दी अचीव कर लेते हो आपकी करियर में. तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, मोटिवेशंस लोगों के लिए अलग अलग तरीके के होते हैं. हर किसी को सिर्फ प्रमोशंस या पैसे की वजह से मोटिवेशन होता है ऐसे नहीं होता है. कई बार सिर्फ अप्रिशिएशन भी काफी मोटिवेटिंग होता है. इफ यू अप्रिशिएट समवन फॉर वॉट एवर एफर्ट्स दे आर पुटिंग, इट रियली हेल्प्स. समटाइम्स इफ समबडी इज नॉट दैट इफेक्टिव इन वर्क, पर किसी ने उसको अगर अच्छे से अप्रिशिएट किया कि सच में तू बहुत एफर्ट्स ले रहा है, मुझे दिख रहा है, right? So that person gets more motivated. This is what I do sometimes with my students who are weak in communication, जो इंग्लिश वीक है लेकिन बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं, मतलब वो लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं लेकिन उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है. तो व्हाट आई डू इज इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम नहीं यू हैव टू ट्राई मोर, यू स्टिल आर ऑन दिस स्केल, यू नीड टू गो देयर, ऐसी बात करने की बजाय आई ऑलवेज टेल देम कि आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क. आई ऑलवेज टेल योर एग्जाम्पल इन डिफरेंट क्लासेस दैट हाउ यू आर टेकिंग हार्ड वर्क एंड you are like an example to them. Now we have to step up and we have to go ahead. अभी हम यहाँ पे हमें यहाँ से यहाँ जंप करना है, फिर देखना तुझे जॉब कैसे नहीं मिलता है. यू नो दीज आर द वेज. तो जैसे बात से आप अप्रिशिएट कर सकते हो, वैसे ही लेटर से भी लोग अप्रिशिएट होते हैं. So never forget to appreciate someone if they have really done a good work, right? This is something I'm telling you because tomorrow you are going to become a manager. और ये चीजें बहुत होती है और ये चीजें लोग करते नहीं है, पता नहीं क्यों. लोगों को उसके लिए पैसे लगते हैं या क्या होता है मुझे पता नहीं, लेकिन फ्री अप्रिसिएशन ज्यादा लोग कर ही नहीं पाते, राइट? सामने वाले को अच्छा बोलना है यानी उनके तरफ से होता ही नहीं है. दे जस्ट वांट देम टू बी गेटिंग अप्रिशिएटेड, बट अप्रिशिएटिंग समवन एल्स इज वेरी डिफिकल्ट. So this is what you don't do it, right? You are becoming a future manager, so you have to understand this because this is a way of motivation. तो आप इससे किसी को मोटिवेट कर रहे हो. ये एक फॉर्मेट है लेटर ऑफ अप्रिशिएशन का. So this is how you can write a letter of appreciation. The content is for the performance. Okay, letter of performance म्हणजे अच्छा परफॉर्मेंस किया है बंदे ने ऑफिस में, उसकी वजह से काफी अच्छी चीजें हुई है, तो आपको ऐसे लेटर ऑफ अप्रिशिएशन मिल जाता है. आपको पता है आपकी कंपनीज, आप जब कॉर्पोरेट में काम करते हो ना, तब आपको ये लेटर ऑफ अप्रिशिएशन जो आते हैं क्लाइंट की तरफ से वगैरह, तो आपने हमेशा उसको डॉक्यूमेंट करके रखना है. बिकॉज जब आपके प्रमोशंस के टाइम में जब आपसे काफी चीजें मांगी जाती है एचआर के थ्रू, तो आप ये सारी चीजें उसको दिखा सकते हो, क्योंकि बाद में तो मेल में ये बहुत पीछे पड़ जाता है. देन यू डोंट हैव देम. दिस आर सम काइंड ऑफ योर एसेट्स, सो यू हैव टू ऑलवेज सेव देम समवेयर. इतने अच्छे अच्छे लोगों से मुझे अप्रिशिएशन मिला मेरे काम के लिए, सो दैट इज सम हैबिट यू शुड ऑलवेज हैव एट वर्क प्लेस. Okay, this is another example. Appreciation letter to boss, राइट? ये बॉस को लिखा है. प्लीज एक्सेप्ट माई हार्टीज congratulations for becoming the new team manager of our revenue accounting department. The entire team member are very happy with their news and I am writing this letter on behalf of our entire team. अब ये बॉस को लिख रहे बिकॉज वो प्रमोट होके अभी आपके डिपार्टमेंट का हेड बन गया है, तो यू आर राइटिंग दिस लेटर एज एन अप्रिशिएशन. सो दिस काइंड ऑफ सिनेरियोज यू विल फेस प्रैक्टिकली जब आप जॉब में जाओगे, तो ये सारी चीजें आप फेस करने वाले हो, राइट? यू मे हैव, अभी ये लेटर तो नहीं लिखोगे आप, लेकिन ईमेल श्योरली आपको लिखना पड़ेगा. यू मे हैव टू राइट अप्रिशिएशन ईमेल, यू मे हैव टू राइट अ थैंक यू ईमेल, यू विल हैव टू राइट अ कंग्रेचुलेशंस ईमेल. अभी जो नेक्स्ट उसमें है कंग्रेचुलेशंस, ये भी एक पॉजिटिव वे ऑफ राइटिंग में आता है.
appreciation, congratulations. So for any occasion you are congratulating someone, like your friend is been promoted or somebody from your team is been promoted to the next higher level, और वो किसी और टीम में अभी अच्छी पोस्ट पे गया है, तो आप उसको एक congratulations mail लिख सकते हो, right? So these are the ways you have to always follow and do this. Don't be very narrow minded or conservative when you are trying to write congratulations, appreciations to someone. You have to be specific, but you have to write. These are the ways people get motivated in the company. Remember this. So this is the way you can appreciate somebody's efforts. ओके सो दिस इज कंग्रेचुलेशंस लेटर। तो ये दो जो थे ये पॉजिटिव लेटर राइटिंग के पार्ट में दिया था, और निगेटिव लेटर राइटिंग के पार्ट में जो आपके सिलेबस में है वो वार्निंग लेटर। अब वार्निंग कुछ भी हो सकती है, राइट? आपको बार बार इंटिमिडेट किया गया कि ये मत करो वो मत करो, लेकिन आप फिर भी कर रहे हो, तो आपको वार्निंग मिल सकती है। कुछ गलती हो गई तो बहुत ग्रेव मिस्टेक हो गई आपसे, तो आपको वार्निंग लेटर आ सकता है। एनीथिंग, राइट? दैट वार्निंग कुड बी एनीथिंग. So what warning letter contains? It will have a date, that when it was been done, then subject, why the warning is been given, to whom it is given, उसका नाम, एंड देन क्या हुआ था, किसके लिए ये वार्निंग लेटर दिया गया, क्या मिस्टेक हुई है, आगे इसमें क्या हो सकता है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तो ये सारा बोल के आप उसको साइन कर देते हो। सो दीज आर लाइक, अभी इसमें एग्जांपल दिया है अटेंडेंस वार्निंग लेटर। This letter is to remind you of the fact it has been observed that you have been repeatedly taking a lot of leaves from office in last 3 months. ये बहुत कॉमन होता है, राइट? अगर आप काफी लीव्स ले रहे हो ऑफिस से, तो आपको एक ऐसी वार्निंग लेटर आ जाएगा कि भैया आपका बहुत लीव्स हो रहा है, तो इतने लीव्स, अगर आपके पास है भी इतने सारे लीव्स, इसका मतलब ये नहीं कि आप कंटिन्यूअसली लीव्स लेते रहो, राइट? सो दिस इज हाउ दे गिव यू द वार्निंग लेटर. You have been warned before verbally by your department head, Mr. Team, but it seems like you didn't pay much heed of to the warnings. So please consider this as a final and official warning from my side. अभी ये पहले पैराग्राफ में क्या किया, क्या हुआ था, क्यों आपको वार्निंग लेटर आया है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन किया। अभी सेकेंड में होगा कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। We would understand your absence from office if it is due to a medical condition or reason, but this is not the scenario as far as you are concerned. Office is a place which requires your constant attendance and presence, but you have been absent more than acceptable number of times, and this is highly irresponsible work ethic. Please take the letter seriously and do not repeat the mistake again to avoid dismissal from office. अभी ये आ गया consequences, right? वो ये लास्ट में ये कि हम आपको निकाल देंगे अगर आप बार बार ऐसे absenteeism रखते हो। तो this is how you can write the warning letter. ये एक disciplinary warning letter का और एक एग्जाम्पल मैंने डाले, इट इज रिगार्डिंग द बिहेवियर, डिसिप्लिन बिहेवियर इन द ऑफिस। तो ऐसे भी ये बहुत कॉमन चीजें हैं, ये होती रहती है। दे विल कीप गिविंग यू सच, नॉट यू इन द सेंस, इसका मतलब काफी लोगों को देते हैं कि वार्निंग लेटर वगैरह। अगर आप एथिकली काम नहीं कर रहे हो, अगर आपका बिहेवियरल इश्यूज हो रहे हैं, अगर आपकी एब्सेंटीज ज्यादा हो रही है, अगर आपको कुछ चीजें बार बार बोल के भी वो रिपीट हो रही है, तो दे विल गिव यू सच टाइप ऑफ लेटर just to make you aware that this will not be accepted in henceforth. Okay. Now the last point in this chapter is report writing. Okay. Now report writing यानी क्या? Different types of reports you write in a company. There are very different types of, तो इसमें काफी चीजें आ जाती है report writing में। तो ये एक separate उन्होंने point दिया है आपकी syllabus में, उसके types, उसका process and then examples. Okay, the report writing is a written account of something that one has observed, heard, done or investigated. Now report क्या होता है? जनरली ये थ्योरी मैंने जस्ट डाल के रखी है आपकी रेफरेंस के लिए, मैं बताती हूँ। रिपोर्ट यानी डॉक्यूमेंट। ओके, आप कुछ चीज डॉक्यूमेंट करके रख रहे हो, उसमें जो सारी इंफॉर्मेशन है, तो जो जब भी आपको चाहिए आप बैकडेटेड जाके चीज पढ़ सकते हो। या फिर एग्जांपल ऐसे हुआ कि ओमकार ने एक प्रोजेक्ट पे काम किया, राइट? ओमकार ने कंपनी में एक प्रोजेक्ट पे काम किया और उसने उसका एक रिपोर्ट बना के रखा है।
ईमेल में है, सॉफ्ट कॉपी है, हार्ड कॉपी है, दैट डजंट मैटर। लेकिन वो रिपोर्ट में उसने रिपोर्ट क्यों शुरू किया, उसमें क्या किया, उसके रिजल्ट्स कैसे आए, उसमें चार्ट्स यूज किया, ग्राफ्स यूज किया, कैसे करके हुआ, उसका कंक्लूजन क्या हुआ, रिपोर्ट की अभी स्टेटस क्या है, अप्रूव हो गया, कंप्लीट हो गया, जो भी है, राइट। अभी कुछ साल बाद, मे बी 1 साल बाद ओमकार ने जॉब छोड़ दी, लेकिन ऋतुजा ने वहां पे जॉब ले ली। Okay, now Rutuja is working there, and Rutuja is being asked to go and read that report because similar type के काम वो करने वाली है। तो उसको बोला है कि ओमकार ने जो रिपोर्ट बनाया उसको जाके पढ़ो। तो अभी ओमकार ने अगर रिपोर्ट में हर एक छोटे से छोटी चीज लिखी है तो उसके लिए वो बहुत हेल्पफुल होने वाला है रिपोर्ट, isn't it? लेकिन अगर ओमकार ने रिपोर्ट राइटिंग प्रॉपर नहीं किया, उसने उसमें सब चीजें इंक्लूड नहीं की, तो शी इज गोइंग टू स्ट्रगल he to find exact what details he has done and that। तो उसको उसका टाइम डबल जाने वाला है, एक तो रिपोर्ट रीडिंग पे जाने वाला है और फिर और कंटेंट ढूंढने में जाने वाला है। तो दिस इज व्हाई रिपोर्ट राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द बिजनेस राइटिंग। तो ऑफिस में कई बार ऐसे रिपोर्ट राइटिंग होते हैं, अलग अलग चीजों के लिए होते हैं, राइट। तो ऑडिट के लिए होगा, किसी और चीज के लिए होगा। so there are very reasons why people make a report। तो that is what report। अभी टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स क्या होते हैं? ओरल रिपोर्ट्स, रिटर्न। हमें रिटर्न पे फोकस करना है। रिटर्न इज इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। इनफॉर्मल भी हम लोग नहीं देखने वाले बिकॉज वी आर नॉट कंसर्न अबाउट इट। फॉर्मल रिपोर्ट्स तीन है: इंटरप्रेटिव, इंफॉर्मेटिव एंड रूटीन रिपोर्ट्स। इंटरप्रेटिव यानी जिसमें थोड़े इंटरप्रिटेशंस होंगे, जैसे कोई एक चीज के ऊपर से आगे की बातों का कुछ कंक्लूजन लिखा जाएगा या फिर कुछ चीजें बोली जाएगी। इसमें एग्जांपल उन्होंने दिया है, जैसे रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट जैसे रिपोर्ट लिखते हैं ना, एक छोटी सी ब्रेकिंग न्यूज आती है, उसके ऊपर से वो पूरा न्यूज बना देते हैं। तो वो क्या करते, काफी चीजें इंटरप्रिट करते कि ये न्यूज की में से ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा। तो उस टाइप का रिपोर्ट राइटिंग होता है। सो दैट इज इंटरप्रेटिव रिपोर्ट राइटिंग। इंफॉर्मेटिव जो होता है, जो विच इज वेरी कॉमन इन ऑफिस, इज योर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर थिंग। तो उसमें ग्राफ्स होंगे, चार्ट्स होंगे, नंबर्स होंगे, डिजिट्स होंगे, आई मीन उसमें सारा वो डेटा होगा जो इंफॉर्मेशन के लिए चाहिए होगा। एंड थर्ड इज योर रूटीन रिपोर्ट्स। सो दिस इज ऑल एक्सप्लेनेशन अबाउट ऑल दोस थ्री रिपोर्ट्स। Interpretative report yani it contains facts, views and opinions of reporters and others, but also include the cause of an issue or event. Okay. Then informational report, it provides a background and information without reaching an evaluation, जिसमें एग्जाम्पल है मिनट्स ऑफ मीटिंग जो हमने पढ़ा था, वो इसमें आता है इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट में, जिसमें काफी इंफॉर्मेशन होगी आपकी। Routine report is prepared and presented as routine work at regular period of time। जैसे एग्जाम्पल दिया है, रिपोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू एनुअल जनरल मीटिंग, ऑडिटर्स रिपोर्ट, या फिर सेल्स रिपोर्ट। ये सारे रूटीन है जो कि डे टू डे बेसिस या एक पीरियोडिकली बेसिस पे रिपोर्ट बनते हैं। पहले वाले जो है इंफॉर्मेटिव में ये मिनट्स ऑफ मीटिंग, एक्सपेंस रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट, जो छोटे छोटे रिपोर्ट्स होते हैं लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन होती है। एंड दिस इज इंटरप्रेटिव रिपोर्ट, जिसमें काफी इंटरप्रिटेशंस होंगे, कंक्लूजन्स होगा, एक्शंस होगी, रेमेडियल एक्शंस होगी। ये सारी चीजें इंटरप्रिटेटिव रिपोर्ट में आती है। सो दीज आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स दैट नॉर्मली इज यूज्ड इन ऑफिसेस। ओके, सो हाउ टू राइट अ रिपोर्ट। रिपोर्ट राइटिंग की प्रोसेस क्या होती है? फर्स्ट इज फाइंड द ऑब्जेक्टिव। आप रिपोर्ट लिख क्यों रहे हो, राइट? आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे मैंने ओमकार का एग्जांपल दिया, वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? रिकॉर्ड करके रखना, अपना काम कहीं पे रिकॉर्ड करके रखना, सो दैट किसी और ने पढ़ा तो उसको वो फॉलो अप मिलने में इजी हो जाता है, राइट। और कोई होता है जैसे कि कोई रिपोर्ट इसलिए बनाई जाती है कि ऑडिट के टाइम उसमें सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए। कोई रिपोर्ट इसलिए बनाई जाती है कि जिसकी वजह से कुछ क्या बोल सकते हैं हम लोग, देयर आर मल्टीपल रीजंस व्हाई द रिपोर्ट्स आर बीइंग मेड। ओके, सो ऑब्जेक्टिव आपको ढूंढना है कि आप रिपोर्ट बना क्यों रहे हो। दूसरी बात, उसकी प्लानिंग करो कि आपको क्या लिखने हैं कंटेंट,
क्योंकि जो रिपोर्ट्स चेंज होंगे, जैसे अगर मिनट्स को लिया तो उसका कंटेंट चेंज होता है, आप पूरा डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो तो कंटेंट चेंज होता है। अगर आप क्लाइंट के साथ बात करने जा रहे हो और आप किसी चीज को उनको दिखा के उनको इम्प्रेस करने वाले हो और उससे आपका बिजनेस बढ़ने वाला है, तो उस रिपोर्ट के चीजें बहुत चेंज हो जाएगी। उसमें आप प्रॉफिटेबिलिटी दिखाओगे, उसमें आप चार्ट कर बना के दिखाओगे कि कैसे आपको डिफरेंसेस दिखे इस ईयर में लास्ट ईयर में, क्योंकि ये चीजों से वो इम्प्रेस होने वाले हैं। तो आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, फिर आपको इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, फिर आपको उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। राइट, पहले सारी इंफॉर्मेशन लो, फिर उसको सिक्वेंशियली अरेंज करो, फिर आप अपने ऑडियंस के हिसाब से उसको कंटेंट की लैंग्वेज चेंज करोगे, फिर उसको स्ट्रक्चर करके आप उसको वाइंड अप कर दोगे। सो दिस इज जस्ट लाइक अ साइकिल that you will be doing when you are writing a process. Okay, this is something you always follow when you are writing anything. राइट, आपको अगर कोई एग्जाम भी लिखनी है, आपको कोई पेपर भी लिखना है, या आपको कुछ क्वेश्चन आया, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आया, तो उसमें शायद आप ये सारी चीजें करते हो, यू ट्राई टू मेक इट मोर। या फिर आपको कोई क्रिएटिव क्वेश्चन आया, फॉर एग्जांपल आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी चेक करने के लिए कोई सिचुएशन दिया और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा एग्जाम में, तो उसको भी आपको इस पैटर्न में शायद अरेंज करना पड़ेगा उसके आंसर्स को। So, whenever you are writing something as a report, you have to follow this process. That will be more descriptive. Now, what are the characteristics of good report? अच्छा रिपोर्ट कब बनेगा? जब उसमें प्रेसिजन होगी, यानी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा जाएगा, जैसे डिटेलिंग होगा, राइट, और वो भी करेक्ट वे से लिखा गया होगा। एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स, मतलब जिसमें फिगर्स है, डेटा है, उसमें चार्ट्स दिखाए गए हैं, जिसकी एक्यूरेसी है, कोई रैंडम उठ के नहीं बोला है कि हाँ कल जाके ये होने वाला है, पर उसका प्रूफ क्या है। राइट, तो आपने सारे डेटा भी उसमें रखा हुआ है कि इसकी वजह से हमने ये रिपोर्ट बनाया हुआ है। फिर रेलेवेंस, राइट, कि कितना रेलेवेंट है ये रिपोर्ट एंड हाउ इट इज गोइंग टू बेनिफिट अदर्स। फिर रीडर ओरिएंटेशन, पढ़ने वाले के लिए क्या इसमें से इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो ये चीज आप एंड में कंक्लूड में लिख सकते हो। ऑब्जेक्टिविटी, simple language, this is very important. Sometimes those who are good at English have habit of making it very complicated because they are having good vocabulary, but always remember it should be at a very simple language कि कोई भी आके पढ़े तो उसको समझ में आना चाहिए। Don't use very difficult words, don't try to use very complicated words. It has to be grammatically correct, comma, फुल स्टॉप, स्पेलिंग मिस्टेक्स, राइट, ये जो अभी हमने देखा कॉन्ट्रैक्ट्स का स्पेलिंग चुक गया, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, राइट, ये नहीं होनी चाहिए, बिकॉज रिटन डॉक्यूमेंट है, ये बार बार कोई पढ़ेगा तो ये सारी चीजें बार बार नोटिफाई होगी उनको। तो दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ब्रेविटी मीन्स कंसाइज, इट हैज टू बी कंसाइज, शॉर्ट एंड, मतलब बहुत बड़ा मत बनाओ, एंड क्लैरिटी। सो जनरल है, but these are the characteristics of the good report. ना, बिजनेस रिपोर्ट कैरेक्टरिस्टिक एक लास्ट पॉइंट था इसमें। वो बिजनेस रिपोर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन से आते हैं? तो बिजनेस रिलेटेड टॉपिक, फैक्ट्स, स्ट्रक्चर क्लियर, पिक्टोरियल लिखो, राइट, एंड स्पेसिफिक ऑडियंस। नाउ ऑलवेज रिमेम्बर, आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो, आप चार्ट्स बना रहे हो, राइट, तो आप जितनी चीजें बना रहे हो, शायद आपको, मुझे पता नहीं, अभी आप लोगों को आदत नहीं है बहुत डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने की, क्योंकि कई बच्चे सीबीएसई आईसीएसई में पढ़ते हैं, तो दे आर नॉट हैविंग हैबिट ऑफ राइटिंग वेरी डिस्क्रिप्टिव आंसर। जब, लेकिन जब मैं स्कूल और कॉलेज में थी, तब स्पेशली मैं जब फार्मेसी कर रही थी, तब हमारी जो यूनिवर्सिटी की एग्जाम्स होती थी ना, तब हमें हमारे टीचर्स बोलते थे कि जब भी कोई आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, जैसे डिस्क्रिप्टिव आंसर है 10 मार्क्स का, तो वो बहुत बड़ा लिखना होता है, लेकिन उसमें ज्यादा से ज्यादा डायग्राम निकालो। जैसे बायोलॉजी का सब्जेक्ट है, या किसी एनिमल के ऊपर है, या ह्यूमंस के ऊपर है, या किसी ऑर्गन के ऊपर डिस्कशन है, तो उसका निकालो। वो ज्यादा बोलते हैं देन जस्ट राइटिंग इट लाइक अ बिग 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 एसे। राइट, ऐसे लिखने की जगह आप जितना हो सके उतने पिक्चर्स डालने की कोशिश करो। इट बिकम्स, अभी देखो मैंने अगर ऐसे दिखाया आपको स्लाइड, तो वो समझने में इजी जाता है,
राइट वही अगर मैंने एक एक पॉइंटर डाल के आपको इसका पैराग्राफ बना बना के लिख दिए तो आपको वो पढ़ने में भी प्रॉब्लम हो जाता है और प्लस आपके दिमाग में कुछ जाएगा नहीं। अभी ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, राइट, एटलीस्ट समझ में तो आ गया पढ़ते ही। तो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, स्पेशली प्रेजेंटेशन में। प्रेजेंटेशन में आप सारी चीजें यूज किया करो, ग्राफ लाओ, पाई चार्ट लाओ, पिक्चर्स लाओ, राइट। सिर्फ थेरी 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 मत लिखो, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, सो दिस बिकम्स मोर सेम थिंग दे हैव मेंशन। रिपोर्ट जब लिखते हो अगर हो सके तो उसमें कुछ पिक्चर्स डालो जो कि रेलेवेंट है, जो कि उस टॉपिक से रिलेटेड है, चार्ट्स डालो, राइट। एंड इट हैज टू बी टू स्पेसिफिक ऑडियंस, यानी आप किसके लिए लिख रहे हो उनको वो समझ में आना चाहिए, जिस जो भी चीजें आप लिख रहे हो। तो this is how you are writing a report. So this is all the different ways of reports लिखोगे, business inspection report, safety report, compliance report, audit. Okay, so these are different examples of business report. So here we have completed our fourth chapter, that is about the आपके syllabus में जो दिया है ये वाला internal communication, राइट। इसमें सारी चीजें हमने देख ली है जो हमने इसमें उन्होंने पॉइंट आउट किया है। अभी लास्ट लेसन बचा है हमारा, तो शायद एक लेक्चर में हमारा ये लेसन, क्योंकि इसमें वही है सारा, नोटिस कैसे लिखते हैं, टेंडर को इनविटेशंस, ऑक्शन नोटिसेस एक्सेट्रा। तो बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, तो वी विल बी कंक्लूडिंग इट इन वन लेक्चर पॉसिबली। तो शायद नेक्स्ट लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर हो सकता है, ओके इसका। तो बाकी जो है ये स्लाइड्स में सर के साथ शेयर करती हूँ, लास्ट वाले भी रह गए मेरे शेयर करना। तो उसके एंड पे होमवर्क्स है, ये जो होमवर्क की स्लाइड है अभी इसमें मुझे ऐड करने होमवर्क्स, वो करके मैं सर को भेज देती हूँ। तो आई विल बी पुटिंग सम लेटर, सम ईमेल टू राइट यू एज अ होमवर्क, जस्ट एज अ प्रैक्टिस। और फिर आप उसमें वो नोटबुक में लिख के वो नोटबुक आपको रेडी करके रखनी है। ओके, यू विल हैव टू सबमिट दैट नोटबुक टू सर। मे बी वो फोटो कॉपीज मांग सकते हैं अगर आप फिजिकली नहीं जा रहे हो, बिकॉज दैट इज मैंडेटरी प्रोसेस है। तो आप सबको एक नोटबुक बना के पहले वाले स्लाइड्स में जो होमवर्क दिए हैं वो कंप्लीट कर लो। बाद में ये दोनों भी सेकंड एंड थर्ड वाले भी मैं भेजती हूँ, सारे स्लाइड। सेकंड में शायद नहीं है, एक स्लाइड में होमवर्क नहीं है ज्यादा, बाकी सब में जो है मैं भेजती हूँ। ओके, दिस विल हेल्प यू to understand how to write. Certain things were repetitive, so I have not went so much by that, but जो main points थे वो सारे covered है इसमें। So this is how you will be doing internal communication. So अगर आपको syllabus दिख रहा है तो उन्होंने segregate कैसे किया बस देखो। पहले में रिटर्न कम्युनिकेशन जनरल आपको इंफॉर्मेशन दी, दूसरे में आपको राइटिंग टेक्निक्स दिखाए कि कैसे कैसे राइटिंग्स होता है, उसमें क्या क्या चीजें आती है, कैसे लिखना होता है। फिर तीसरे में आपको जॉब रिलेटेड क्या क्या चीजें होती है जो रिटर्न डॉक्यूमेंट में आती है। फिर चौथे में आपको दिखाया कि इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होता है ऑफिस में। तो काफी चीजें रिपीटेटिव थी, काफी चीजें जो पहले भी दिया वही बाद में दिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने उसको सेग्रीगेट कर दिया था। ओके, सो वी हैव सीन एवरीथिंग। अभी लास्ट जो है वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है, लेकिन बाहर के लोगों से आप कैसे, ऑफिस के बाहर के लोगों से कैसे कम्युनिकेशन करते हो, तो उसमें कॉरेस्पॉन्डेंस में क्या क्या आएगा रिटर्न कम्युनिकेशन में। सो दैट विल बी योर लास्ट थिंग। सो जस्ट मेंटेन दैट बुक बिकॉज दैट इज अ इम्पोर्टेंट थिंग। और फिर एग्जाम पैटर्न कैसे होगा वो बाद में सर मुझे बोल देंगे जब भी होगा तब। तो जैसे लास्ट टाइम हमने करवाया था वैसे ही कुछ हो जाएगा आपका। ओके, सो मीनवाइल व्हेन यू जस्ट गो थ्रू ऑल द स्लाइड्स एंड ऑल, आपको कभी भी कोई डिफिकल्टी फील होती है या कुछ आपको पॉइंट्स क्लियर करवाने हो तो यू कैन ऑलवेज कम, बट प्रैक्टिस सर्टन थिंग्स, राइट। फर्स्ट प्रैक्टिस ईमेल, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। फॉर्मल ईमेल लिखने की प्रैक्टिस रोज लिखो, एवरी डे ट्राई टू राइट वन ईमेल। 10 मिनट लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, पहले में भी 20 मिनट्स लगेगा। तो धीरे धीरे आपका टाइम कम होगा और आपकी थॉट प्रोसेस एक्टिव हो जाएगी। सेकेंड इज मिनट्स ऑफ मीटिंग, एजेंडा पढ़ो जाके नेट पे, ये सारी चीजें आपको लगने वाली।
ओके बाकी ये सब चीजें आप देख लो आपकी प्रोफेशन, जैसे कोई फिनेंस में जा रहा है, कोई मार्केटिंग में जा रहा है, कोई सेल्स में जा रहा है, तो आपकी जो चॉइस है करियर की फ्यूचर इसमें एमबीए में, उसके हिसाब से आप देख लो कि इनमें से कौन सी चीजें आपको लिखने की जरूरत पड़ सकती है, तो उसकी प्रैक्टिस रखो। राइट, जैसे लेटर ऑफ अप्रिसिएशन आप किसी भी जगह जाओ लिखना पड़ेगा आपको, कंग्रेचुलेशंस लिखना पड़ेगा आपको, तो इसकी प्रैक्टिस रखो। प्रॅक्टिस आणि काय सोते सोते ना, अगर आपने पढ़ा भी, जसं मी एक्झाम्पल्स दिले त्याच्यावर, ते जस्ट जाऊन वाचले जरी ना नेटवरनं तुम्ही, तरी सुद्धा आपल्या डोक्यात बसून जातं कसं लिहायचं असतं या गोष्टी. राईट, आणि प्रत्येक वेळेस काही जणांना सवय काय असते माहिती का, आता फॉर एक्झाम्पल XYZ ला सांगितलं, अंकुरला सांगितलं की अंकुर जा आणि एक लेटर ऑफ अप्रिशिएशन जाऊन लिही. मी हे डोळ्यांनी माझ्या काही कलिग्सचं बघते बरं का, की असं काही सांगितलं ना की त्यांना इन्स्टंटली लिहिता नाही येत. मग ते काय करतात, नेटवर जातात, एक दोन कोणी लिहिलेले असे रिव्ह्यूज बघतात, मग त्याच्यातनं ते सेंटेन्सेस फ्रेम करतात स्वतःचे. म्हणजे एक अप्रिशिएशन लेटर लिहायला जे एक्सपेक्टेड असतं की 10 मिनिट्स मध्ये 15 मिनिट्स मध्ये तुमचं रेडी पाहिजे, त्याला ते अर्धा दिवस घालवतात. मग त्यांना सर कधी कधी रिमाइंडर्स टिपिकल दोनदा तीनदा, मॅडम झालं का, मॅडम लिहून झालं का, मॅडम लिहून झालं का, हो सर करते, हो सर करते, हो सर करते करत निम्मा दिवस त्याच्यात घालवतात. मग बाय एंड ऑफ डे होतं, शेवटी त्याच्यात परत करेक्शन्स येतात. सो दिस वे इट हॅपन्स. सो दॅट इज बाय प्रॅक्टिस. राईट, सो हा चुकीचा माइंडसेट डोक्यात ठेवू नका की नेटवर अवेलेबल असतं तिथून कॉपी पेस्ट करू. कॉपी पेस्ट काय करायचं हे पण कळायला आपल्याला बुद्धी लागते, लक्षात ठेवा. नाहीतर वेड्यासारखं कॉन्टेंट वेगळंच असतं, आपण काहीतरी उचलून इकडे पेस्ट करतो. त्याच्यासाठी नॉलेज असणं खूप गरजेचं आहे, तर ते नॉलेज घ्या आता. राईट, सो ह्या गोष्टी नेटवर इझिली अवेलेबल आहेत सगळ्या. तुम्ही ह्याचे फक्त टायटल्स गुगलवर टाका, तुम्हाला सगळ्या गोष्टी मिळतील. फक्त वाचून घ्या. माझ्या स्लाइड्स आहेतच तुम्हाला, बट स्टिल इफ यू वॉन्ट मोर इन्फॉर्मेशन जस्ट गो थ्रू इट. ओके, अँड ॲज पर युअर रिक्वायरमेंट्स यू कॅन रीड दे. मला पण एकदा being a team lead in my job, right, I had to write a summon. ओके, माझ्या अंडरच्या एका व्यक्तीसाठी मला अनफॉर्च्युनेटली एक समन टाईप करायला लागलं होतं, जे मी कधीच एक्सपेक्टेड केलं नव्हतं. इट वॉज नॉट लाईक अ वॉर्निंग, इट इज लाईक अ वॉर्निंग लेटर, बट इट हॅज मोर सिरियस हे असतं थोडंसं ते. तर ते समन म्हणून मला एकदम आमचे प्रिन्सिपल सर खूप फ्युरियस झालेले, अँड ही आस्क्ड मी टू राईट अ समन फॉर दॅट पर्सन. आणि मला खरंच माहित नव्हतं कसं ड्राफ्ट करायचं समन. सो त्यावेळेस मी स्वतः हेच केलेलं की मी नेटवर जाऊन बघितलं आधी कसे समन लिहितात, आणि जेव्हा घाई असते ना तेव्हा काही धड सापडत नाही आपल्याला. आणि मग थोडंसं लक्षात आलं, मग शेवटी मी सगळं बंद केलं आणि माझ्या मनानेच लिहून काढलं सगळं. ते लवकर झालं, ते 10-15 मिनिट्स मध्ये रेडी झालं, आणि हे सगळं वाचण्यात आणि अंडरस्टँड करण्यात माझे जवळपास 2 तास गेले. अँड दॅट वॉज, आणि माझं डोकंही दुखायला लागलं, काही कळायचंच नाही मला एक्झॅक्टली काय लिहायचं. देन आय जस्ट आय सेड ओके इट्स जस्ट लाईक अ वॉर्निंग लेटर, मी घेते आणि आय विल जस्ट मेन्शन व्हॉट आय फील, अँड देन आय स्टार्टेड रायटिंग बाय माय सेल्फ अँड इट बिकम मोर इझी. सो दॅट व्हॉट इट हॅपन्स प्रॅक्टिकली. सो म्हणून आत्तापासून थोडंसं वाचायची, या गोष्टी रीड करायची सवय ठेवा, म्हणजे आपल्या डोक्यामध्ये असतं की हे असं लिहायचं असतं, हे असं वाचायचं असतं. अँड दॅट विल हेल्प यू वेन यू विल गेट युअर सेल्फ लॉन्चिंग प्रोफेशनल. Okay, so we'll stop here today, and then we will meet in next class on Saturday. Possibly it may be our last class, so if any doubts, anything you have, you can come up with the questions on that day and we can clarify it. Okay, then see you all. Good night and have a nice dinner. Okay, take care. Bye. Thank you ma'am, bye, see Thank you, you. ma'am. Have a nice Thank weekend. Thank you. you, ma'am.